नमस्कार। स्वागत एक और वीडियो में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय का ये वीडियो है। 3 चीज़ों की आपसे बातचीत करेंगे। 2 चीज़ें आपको मालूम है, 2 चीज़ें आपको मालूम होगी या फिर हो सकता है भूल चुके होंगे कुछ लोग, उसकी बात करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो आपने अभी प्रवेश परीक्षा दी है कुछ दिन पहले और कल या परसों जिसकी आई है आंसर की, उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरिट की बात करेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे, सिनॉप्सिस की भी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो छोटा होगा, लंबा वीडियो नहीं बनेगा। आज से ये तय कर लिया है, क्योंकि लंबा वीडियो मुझे अच्छा लगता है लेकिन आपको पसंद नहीं आते हैं, तो आपकी पसंद का ध्यान रखना ज़रूरी है। सरकार भी यही करती है, यूट्यूब भी यही करता है। तो आंसर की को भैया आप लोग देख लीजिएगा, जो पिंक कलर की कॉपी है अपलोड कर दी गई है स्कैन करके। आपने किस सवाल का जवाब क्या लगाया है और आंसर की में किस सवाल का क्या जवाब दिया है उसको मैच कर लीजिएगा। और यदि किसी सवाल के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, यदि किसी सवाल के जवाब से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो उस सवाल के जवाब को आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि यदि चैलेंज करने का ऑप्शन दिया होता तो मैं भी बात करता आपसे, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी को, किसी लड़के को, किसी लड़की को, मेरे मित्र को, मेरे सखा को, सहेली को, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड को ये लगता है कि नहीं, जो आंसर की में सवालों के जवाब दिए हैं वह सही नहीं है आपके अनुसार, तो आप भैया अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ या फिर अपने विभाग से या परीक्षा कंट्रोलर से संपर्क कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये सवाल मुझसे मत कीजिएगा कि क्या करें कैसे करें। पहली चीज़, ठीक है, सभी विषयों के आंसर की उसने और चारों सेट, क्योंकि ABCD 4 सेट आए थे, सभी का मैं लिंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन हाँ ये सारे लिंक कहाँ मिलेंगे आपको उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक, मेरिट की बात कर लेते हैं, वीडियो का दूसरा भाग। यदि आपने प्रोस्पेक्टर का ध्यान से देखा होगा, प्रोस्पेक्टर जो कि 8 पेज का था, केवल 8 पेज का प्रोस्पेक्टर था। प्रोस्पेक्टर के 8 पेज के पेज नंबर 3 पे जाइएगा, ब्लॉक नंबर 4 को देखिएगा। मैं वहीं से पढ़ के आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, जिसमें स्पष्ट क्लियर कट कह दिया गया है। पॉइंट नंबर 4.2, पॉइंट नंबर 4.4, पॉइंट नंबर 4.8 और 9 पे क्या कहा गया उसको समझ लीजिए कि मेरिट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर रहेगी 50%। यदि आप प्रवेश परीक्षा में, क्योंकि 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 पेपर 2, यदि आप प्रवेश परीक्षा में 50% नंबर लेकर आए हैं तो आप अपने आप को एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई मान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन होंगे या नहीं यह विश्वविद्यालय तय करेगा, लेकिन आप मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 4 ब्लॉक नंबर पेज नंबर 3 ब्लॉक नंबर 4.3 में कहा गया है। उसी को पढ़कर मैं बता रहा हूं, क्योंकि लेटेस्ट मेरिट क्या रहेगी ये तो अभी आई नहीं है। ठीक, तो ये तो था 50% का, लेकिन ये 50% सभी कैटेगरी पे लागू नहीं होगा। किस कैटेगरी पे लागू नहीं होगा और कितना लागू होगा उस कैटेगरी पे, उसको भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। यदि आप हाँ भैया, पढ़ के बोलना जरूरी है, क्योंकि आप लोग सवाल कर देंगे कि मैंने बोला कुछ है, लिखा कुछ है। देश का मंत्री तो हूं नहीं मैं कि कुछ भी बक दूं अपने मुंह से। ठीक है, ना ही आप भेड़ बकरी हैं जो मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि आप SC कैटेगरी में हैं, ST कैटेगरी में, OBC में, चाहे आप क्रीमी लेयर के हैं या नॉन क्रीमी लेयर के हैं, चाहे आप PWD के हैं, तो यदि आप प्रवेश परीक्षा में 45% या उससे ज्यादा नंबर लेकर आए हैं, तब आप भी अपने आप को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई समझ सकते हैं और मान भी सकते हैं। क्योंकि मानना जरूरी है, वो माना हुआ सही हो गलत हो वो भविष्य पे छोड़ दीजिए। अभी के लिए मिल रही है अच्छी खबर तो उसका एंजॉय कीजिए, एंजॉयमेंट लीजिए, चंगा सी इंडिया में सब कुछ ठीक। लेकिन जो बच्चे OBC SC ST PH में नहीं आते हैं वे अपने आप को 50% में रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। EWS हो, जर्नल हो, उनके लिए 50 है। वुमेन कैंडिडेट का जिक्र नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी का नॉर्म्स में कहता है कि वुमेन कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट को समान परसेंटेज पे क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि OBC भी रखा गया है 45% में। 2017 में जो चेंज हुए थे, हाईकोर्ट में जो चैलेंज किया गया था, उसके अनुसार OBC को भी इस 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये थी मेरिट जो पूर्व प्रोस्पेक्टर में दी गई है, संभावित है, एग्जैक्ट यही होगी, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं। जिस आधार पर इन बातों को कह रहा हूं उसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आते हैं बात सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल की।
मतलब एक ही है दोनों का, ठीक, नाम अलग अलग है। जैसे कि कई जगह शोध बोलते हैं, कहीं अनुसंधान बोलते हैं, कहीं अन्वेषण बोलते हैं, कहीं गवेषण बोलते हैं, कहीं संशोधन बोलते हैं। सब शब्दों के अर्थ सेम है, प्रयोग करने का अंतर है केवल, ठीक। 1000 शब्दों में से लेकर 1500 शब्दों के बीच में अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। पहली चीज, रिसर्च प्रपोजल अगर इंटरव्यू ऑफलाइन होता है, आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाता है, तो भाई लोगों बहन लोगों सिनॉप्सिस को टाइप करिएगा, साथ लेकर जाइएगा। हाथ से लिखा हुआ सिनॉप्सिस लेकर मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा कि हमको सिनॉप्सिस बता दीजिए कहां से मिलता है। ज्ञान मिलता नहीं है कहीं से, याद रखिएगा। आप खरीद जरूर सकते हैं किताबों को, लेकिन ज्ञान को नहीं खरीद सकते। ज्ञान आपको ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि हमसे पैसे ले लीजिए, हमको कोई जगह बता दीजिए जहां सिनॉप्सिस बना बनाया मिलता है, तो अपने दिमाग से पीएचडी करने का नहीं, पीएचडी के फॉर्म भरने का भी फितूर निकाल दीजिएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। बहुत प्यार से बोल रहा हूं, नहीं तो लपड़ मार के बोल सकता हूं, क्योंकि जब कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं ना कि सर हमको हाइपोथेसिस और डेटा का अंतर नहीं पता है, इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था किसी यूनिवर्सिटी में, तब शर्म आती है ऐसे विद्यार्थियों पर कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं पीएचडी का, और इंटरव्यू में एक बारीक सा सवाल आपसे पूछा गया तो आप कहते हैं कि ये हमने पढ़ा नहीं। छोड़िए, वो पूर्व की घटनाएं हैं, आपको दुखी नहीं करेंगे। अच्छी खबर और दे देते हैं, 4-5 चीजें हैं जो आपको अपने सिनॉप्सिस में डालनी मैंडेटरी है। इसके अभाव में आपका सिनॉप्सिस किसी काम का नहीं होगा। इस बात को भी नोट कर लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं। हाँ भैया पढ़ लेते हैं ना, गलती होगी तो मार डालेंगे आप मुझे। जिस विषय पर आप काम करेंगे या करेंगी, उस विषय का 50 शब्द या 100 शब्दों में थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा, पहली चीज, ठीक। अब देखिए, सिनॉप्सिस की भाषा हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। ये ना ही नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन है, ना ही प्रोस्पेक्टर में, ना ही वेबसाइट में। तो इसका जवाब कहां से मिलेगा आपको? इसका जवाब मिलेगा कि आपने जिस विभाग में किया है अप्लाई पीएचडी के लिए, उस विभाग से कंसल्ट कीजिएगा, चाहे फैकल्टी से, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, चाहे डीन से, कि सिनॉप्सिस किस भाषा में हम तैयार करें और इंटरव्यू आपका किस भाषा में होगा। ये दोनों चीजें अपने विभाग से, विभागाध्यक्ष से, डीन से कंसल्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये सवाल भी नहीं करेंगे आप, उम्मीद करता हूं, अपील भी करता हूं, ठीक। अपने विषय का परिचय दे दीजिएगा 50 से 100 शब्दों में। पहली चीज, मेथड याद रखिएगा। रिसर्च की फील्ड में या अनुसंधान की फील्ड में 2 टेक्निकल शब्द होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, लेकिन लोग दोनों को एक समझ लेते हैं, मेथड और मेथोलॉजी। अंतर है, एक होती है विधि, एक होती है प्रविधि। इस चीज को समझिए। तो आपसे सीधा सीधा रिसर्च मेथड पूछ रहा है, इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा और क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव्स, आपके रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अगला चीज पूछेगा डिजाइन, आप अपना रिसर्च किस प्रारूप, किस डिजाइन में तैयार करेंगे, किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, उसकी पूरी आपको एक चरणबद्ध तरीके से उसको लिखना है। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन को कई जगह बिब्लियोग्राफी भी बोल देते हैं, ठीक है ना, कि आप अपनी रिसर्च को पूर्ण करने के लिए किस किस प्रकार के रिसर्च सोर्सेस या रिसर्च स्रोतों का प्रयोग करेंगे। इसमें कई चीजें आती हैं, ठीक। एक्सप्लेन कर देता हूं, कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा सिनॉप्सिस कैसे बनता है, सारे पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके भी बता रहा हूं। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री पर काम है, ठीक, या किसी का आर्कियोलॉजी पर काम है, किसी का एंशिएंट हिस्ट्री पर काम है, किसी का रिलीजियस पर काम है, किसी का लिटरेचर पर काम है, किसी का बायोलॉजी पर काम है, तो किसी का जियोलॉजी पर काम है, ठीक। तो आप समझिए, डेटा को बांटते हैं, डेटा को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा में आप उन चीजों का प्रयोग कीजिएगा जिससे आपके रिसर्च टॉपिक का डायरेक्ट संबंध है, प्राथमिक संबंध है। और सेकेंडरी सोर्सेज में उन चीजों का प्रयोग करिएगा, मानिएगा कि आप किसी क्या बोलते हैं, किसी मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, किसी आंदोलन पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पे, ठीक है।
उसको लेकर उस समय के क्रांतिकारियों ने, समाज सेवियों ने, साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने क्या कोई किताब, कोई आलोचना, कोई टीका टिप्पणी की है? यदि उसकी जानकारी कहीं आपको ऑडियो में, वीडियो में या टेक्स्ट में कहीं से प्राप्त होती है तो वो सारी चीजें आपकी प्राइमरी या फिर प्राथमिक सोर्स में आएंगी, जिसको डायरेक्ट सोर्स बोलते हैं। ठीक, तो इसको आप लिखिएगा कि मैं इन पुस्तकों का प्रयोग करूंगा या करूंगी, इन मैगजीन्स का प्रयोग करूंगी या करूंगा। यदि आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करते हैं तो उसको भी मेंशन कीजिएगा आप इसी डेटा कलेक्शन वाले पॉइंट में। और डेटा कलेक्शन का सेकंड पॉइंट होता है सेकेंडरी सोर्सेज। आप किसी विषय पर काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको किसी म्यूजियम से मिलती है, इसे संग्रहालय बोलते हैं। किसी व्यक्ति के इंटरव्यू लेने के बाद मिलती है, कोई आलोचना पढ़ने के बाद मिलती है, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिलती है, किसी वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप, कार्यशाला के माध्यम से यदि आपको आपके रिसर्च के टॉपिक से संबंधित कोई जानकारी मिलती है, सारे सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज में आएंगे। इसीलिए डेटा कलेक्शन वाले पॉइंट में आपको लिखना भी पड़ेगा, और लिखिएगा कम, बताइएगा ज़्यादा इंटरव्यू के वक्त में, क्योंकि सब चीज़ लिखी नहीं जा सकती है कागज़ों पर, और सब चीज़ मुंह से बताई भी नहीं जा सकती जो संविधान में लागू होती है। संविधान में 395 अनुच्छेद लिख तो दिए गए हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग को लेकर कोई अनुच्छेद लिखा गया है क्या? नहीं। इसीलिए समय के साथ चीज़ें लिखी भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं, स्पष्ट भी की जाती हैं। तो इंटरव्यू में आपको स्पष्ट करना है चीज़ों को, सिनॉप्सिस में आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, संकेतात्मक रूप से कम शब्दों में हर बात को, चाहे डिजाइन हो, मेथड हो, हाइपोथेसिस बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में, चाहे इंट्रोडक्शन हो। ठीक है, इसके बाद आप डेटा का एनालाइज कैसे करेंगे, यानी कि जो आपने डेटा यूज करेंगे अपने रिसर्च में, अपनी पुस्तकों का, मैगजीन का, पत्रिकाओं का, ई सोर्सेज का, लोगों के इंटरव्यू का, प्रश्नावलियों का, साक्षात्कार का, डायरी का, रिपोर्टार्स का, संस्मरण का, किसी ऐतिहासिक चीजों का, म्यूजियम का, इन सब को आप विश्लेषित कैसे करेंगे, उसकी क्या टेक्निक्स रहेगी आपके, जिसको अनुसंधान, अरे यार टूल शब्द का प्रयोग कर दूंगा तो विवादास्पद हो जाऊंगा, लेकिन कर देते हैं। आपके रिसर्च के टूल क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से आप रिसर्च के सोर्स का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको बताना भी है डिटेल में, और लिखना है कम से कम शब्दों में। अब रिसर्च प्रपोजल का एक मतलब ये समझिए, आम भाषा में, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरे द्वारा बताया जा रहा है। एक लड़का किसी लड़की को, या एक लड़की किसी लड़के को जब प्रपोज करने जाता है तो बहुत सी तैयारियां करके जाते हैं या जाता है। आसपास का माहौल देखते हैं, अपना ड्रेस कोड देखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखते हैं, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, यदि सामने वाले ने हमारा प्रपोजल स्वीकार कर लिया तो क्या रिएक्शन देना है, क्या रिएक्ट करना है, और यदि प्रपोजल को इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तब क्या करना है। तो जिस प्रकार हम किसी को प्रपोज करने के वक्त जो तैयारियां करते हैं, जो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, सामाजिक रूप से तैयार करते हैं, सेम उसी की तरह अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कीजिएगा। वो प्रपोजल है आपका किसी को प्रपोज करने के लिए, और ये रिसर्च प्रपोजल है, ये मेरे द्वारा बताया जा रहा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये है रिसर्च प्रपोजल, और इंटरव्यू की डेट जब आएगी तो आपको मालूम चल जाएगा। आंसर की को देख लीजिएगा, मेरिट कितनी हो सकती है संभावित बता दी है। अब उल जलूल सवाल तो कीजिएगा मत। पहले ही कहा था कि वीडियो छोटा बनेगा, लेकिन मेरे लिए तो 15 मिनट भी बहुत कम पड़ते हैं, तो जब बोलने पे आता हूँ तो हाँ भैया किसी आप शब्द का प्रयोग कर दिया हो तो माफ़ कीजिएगा, किसी के दिल को तोड़ा हो तो माफ़ मत कीजिएगा, मेरा तो काम ही है दिल को तोड़ना, क्योंकि दिल को टूटने के बाद ही उसको जोड़ने का मज़ा आता है। और किसी ने कहा है कि वक्त गुजरने के बाद ही वक्त का एहसास होता है, और कोई चीज़ छूटने के बाद ही उसको जीतने का जो सुख मिलता है वही सबसे बड़ा आनंद होता है। इस वीडियो में मेरी बकवास हो गई ख़त्म। फिर भी मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, जिज्ञासा हो मेरे प्रति, और कोई सूचना मुझसे और चाहते हो, कोई सूचना शेयर करना चाहते हो, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की सूचना और कानपुर विश्वविद्यालय की सूचना आपके ही द्वारा मुझे सब्सक्राइबर ने दी थी, जिस पर बना वीडियो। तो आपके पास भी कोई ऐसी सूचना है तो ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो बनेगा, ज़रूर बनेगा। और आप सभी को तहे दिल से मेरा सलाम है, शुक्रिया है कि मेरे इतने लंबे लंबे वीडियो देखते हैं, मेरी बकवास को पसंद भी करते हैं। वो जो नापसंद करते हैं उनको मेरा सलूट है, कम से कम आप लॉजिक तो देते हैं नापसंद करने का। कुछ लोग तो लाइक करके भग जाते हैं, भैया लाइक काहे करते हो, क्या अच्छा लगा मेरी बातों में आपको, मैं कोई प्रवचन देता हूँ, बाबा हूँ कोई, कि मेरी बात को आप लाइक कर देते हैं, सवाल काहे नहीं करते। मुझे लाइक से ज़्यादा सवाल पसंद हैं, याद रखिएगा। अगली बार सवाल पहले कीजिएगा, लाइक चाहे मत कीजिएगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। तैयारी कीजिए सिनॉप्सिस और इंटरव्यू की,
और भैया जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी के बच्चे हैं ना, ध्यान दे लीजिएगा जरा, आपका सब कुछ नहीं 70% इंटरव्यू और सिनॉप्सिस पर टिका हुआ है, क्योंकि एंट्रेंस वाले तो 70 नंबर का गेम खेल चुके हैं, उनके पास अब 30 नंबर लेने हैं। लेकिन जो एग्जामिनेटेड हैं डायरेक्ट जाएंगे ना इंटरव्यू के लिए, सचेत हो जाइएगा आप लोग, सीरियसली लीजिएगा इंटरव्यू सिनॉप्सिस को, मजाक मत लीजिएगा। क्योंकि आप यदि इंटरव्यू में फेल हो गए, आपका तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाई जो करके आया है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है इंटरव्यू में। इस बात को गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सलाम।